चैप्टर नंबर 1 हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाठ का सार, यहाँ पे हम चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, चैप्टर का जो सार होता है वो पढ़ रहे हैं, समरी पढ़ रहे हैं। तो क्योंकि जो चैप्टर का सार होता है उसमें चैप्टर को अच्छे से डिफ़ाइन किया होता है शॉर्ट में, इसलिए हम चैप्टर का सार पढ़ेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है, पतंग कविता में कवि आलोक धनवा बच्चों की बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों तथा प्रकृति के साथ उनके रागात्मक संबंधों का अत्यंत सुंदर चित्रण किया है। मतलब जो कवि हैं उन्होंने इस कविता पतंग में बच्चों की, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो इच्छाएं होती है और जो उमंग होती है उनमें, उनके जो प्रकृति के साथ संबंध होते हैं। आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं यूँ ही खूब खेलते रहते हैं, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो यूँ ही खेलते रहते हैं। अगर उनको कोई खिलौना ला कर दिया जाए तो वो खिलौने से खेलेंगे, नहीं तो वो प्रकृति के साथ किसी न किसी चीज़ से जुड़े होते हैं, उन्हीं के साथ वो खेलते रहते हैं। तो उसी का यहाँ पर चित्रण किया है। भादो मास गुजर जाने के बाद शरद ऋतु का आगमन होता है। मतलब भादो और मास जब चला जाता है तो शरद ऋतु आती है। चारों ओर प्रकाश फैल जाता है। सवेरे के सूर्य का प्रकाश लाल चमकीला हो जाता है। मतलब सुबह का जो सूर्य निकलता है उसकी जो रोशनी होती है वो लाल और चमकीली होती है। शरद ऋतु के आगमन से उत्साह एवं उमंग का माहौल बन जाता है। शरद ऋतु का यह चमकीला इशारा बच्चों को पतंग उड़ाने के लिए बुलाता है। मतलब शरद ऋतु में क्या करते हैं बच्चे, पतंग उड़ाते हैं, और क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा होता है और पतंग उड़ाने के लिए मंद मंद वायु चलाकर आकाश को इस योग्य बनाता है कि दुनिया की सबसे हल्के रंगीन कागज और बांस की सबसे पतली कमानी से बनी पतंगे आकाश की ऊंचाइयों में उड़ सके। और जो ऋतु होती है, जो शरद ऋतु होती है, वो इस तरह मौसम को बना देती है कि जो पतंग होती है हल्के रंगीन कागज़ की और उसमें जो बांस की पतली पतली कमानी लगी होती है वो आराम से आकाश में उड़ सके। आपने देखा होगा पतंग तो आकाश में उड़ती है, बाकी चीज़ें अगर हम उड़ाने की कोशिश करें तभी भी नहीं उड़ती हैं। वो हेलीकॉप्टर की बात अलग है, रॉकेट की बात अलग है। अगर आप कोई पन्नी फेंकेंगे तो भी वो कुछ देर टाइम बाद नीचे आ जाएगी। और धागा बांध के इस तरह जिस तरह पतंग उड़ती है उसका एक अलग ही तरीका है। आगे हम देखते हैं, बच्चों के पाँवों की कोमलता से आकर्षित होकर मानो धरती उनके पास आती है। मतलब कह रहा है जो बच्चों के छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके पाँव भी इतने कोमल होते हैं जैसे, और ऐसा लगता है कि धरती उनसे ही आकर्षित होकर उनके पास आती हो। अन्यथा उनके पाँव धरती पर पड़ते ही ऐसा लगता है मानो वे हवा में उड़ते जा रहे हैं। पतंग उड़ाते समय बच्चे रोमांचित होते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि पतंग उड़ाते समय बच्चे कितना ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि मेरी पतंग ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, इधर है उधर है, दूसरे की काट देगी, आगे निकल जाएगी। तो वही यहाँ पे कवि कहते हैं, एक संगीतमय ताल पर उनके शरीर हवा में लहराते हैं। वे किसी भी खतरे से बिल्कुल बेखबर होते हैं। बाल मनोविज्ञान, बाल क्रियाकलापों एवं बाल सुलभ इच्छाओं का सुंदर बिंबों के माध्यम से अंकन किया गया है। मतलब आपने देखा होगा जब बच्चे होते हैं पतंग उड़ा रहे होते हैं तो वो ये नहीं देखते कि हम किधर गिर जाएंगे। कई बार छत पे बच्चे पतंग उड़ाते उड़ाते गिर भी जाते हैं, लेकिन उनको क्या है, सारा ध्यान उनके पतंग पे होता है। तो इसी चीज़ का यहाँ पे कवि ने आकलन किया है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।